नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद वशिष्ठ सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, पिछली क्लास के अंदर हमने माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, परिसूक्ष्म शिक्षण और इसके अलावा शुरुआत की थी नामित चर्चा की, पैनल डिस्कशन की। उसे अब अपन बढ़ाते हैं आगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि पैनल चर्चा का जो जनक है वो हैरी ओवरस्ट्रीट है। इस विधि की अवधारणा सबसे पहले 1929 में आई थी और इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1932 में एक अमेरिकी प्रौढ़ सम्मेलन के अंतर्गत किया गया था। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब साहब एक परिभाषा आती है हर्बर्ट गुली के अनुसार। और हर्बर्ट गुली अपनी परिभाषा में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ये कहते हैं कि जब व्यक्तियों के समूह आमने सामने बैठकर मौखिक अंतःक्रिया करते हैं, जब व्यक्तियों के समूह आमने सामने बैठ करके मौखिक अंतःक्रिया करते हैं तो इसे पैनल चर्चा की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है कि जब व्यक्तियों के समूह आमने सामने बैठ करके मौखिक अंतःक्रिया करते हैं तो इसे पैनल चर्चा की संज्ञा दी जाती है। अब इसमें आपको याद जो शब्द रखना है वो सिर्फ ये है, आमने सामने। जहां पर भी आमने सामने बैठ करके कोई मौखिक अंतःक्रिया कर रहा हो तो वो निश्चित रूप से किसकी परिभाषा बन जाएगी? वो आपकी परिभाषा बन जाएगी सीधी सीधी एक ही प्राणी की, और वो है साहब आपके हर्बर्ट और गुली। इसके अलावा एक परिभाषा और देख लेते हैं। स्ट्रेंक के अनुसार, और स्ट्रेंक क्या कहते हैं तो सुनिएगा। स्ट्रेंक कहते हैं कि जब जब 4 से 8 व्यक्तियों का समूह, 4 से 8 व्यक्तियों का समूह किसी समस्या के ऊपर विचार विमर्श करता है तो इसे पैनल चर्चा की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? स्ट्रेंक कहता है कि जब 4 से 8 व्यक्तियों का समूह किसी समस्या के ऊपर विचार विमर्श करता है तो इसे पैनल चर्चा की संज्ञा दी जाती है। तो जहां पर भी आपको 4 से 8 व्यक्ति दिखाई दे जाए, जिस परिभाषा में 4 से 8 व्यक्ति दिखाई दे रहे हों, वो परिभाषा किसकी हो जाएगी? स्ट्रेंक की। तो दो डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशंस में तो आपको याद रखना है आमने सामने, और एक डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है 4 से 8 व्यक्ति। फटाफट से क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, देखिएगा। पैनल चर्चा दो प्रकार की होती है। पैनल चर्चा जो है ये आपके दो प्रकार की होती है। नंबर एक,
सामाजिक पैनल चर्चा, और दूसरा शैक्षिक पैनल चर्चा। सामाजिक पैनल चर्चा और शैक्षिक पैनल चर्चा। सामाजिक पैनल चर्चा के अंतर्गत जैसे उदाहरण आते हैं आपके जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण आदि। जबकि शैक्षिक पैनल चर्चा में आपके उदाहरण आते हैं जैसे कि आपके ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की मनोवृत्ति का अध्ययन आदि। तो जो पैनल चर्चा होती है या जो अपन ग्रुप डिस्कशन कहते हैं या जिसको अपन पैनल डिस्कशन कहते हैं, इसे दो प्रकारों में बांटा जाता है, जिसमें एक प्रकार तो आपकी आता है सामाजिक पैनल चर्चा के नाम से और एक आपकी आता है शैक्षिक पैनल चर्चा के नाम से। ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी काम में आपके एग्जाम के अंतर्गत आती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पैनल चर्चा के अंतर्गत न्यूनतम सदस्य संख्या, सदस्य संख्या 4 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 8 होती है। क्लियर है? पैनल चर्चा के अंदर जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 4 रखी जाती है और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी रखी जाती है? 8 रखी जाती है। इसके अलावा पैनल चर्चा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन होता है? अध्यक्ष होता है। तो दो बातें ध्यान रखना, और दो बातें आपसे ये कहती हैं। पहली बात कि न्यूनतम मेंबर पूछे तो आपको बताने हैं 4, मैक्सिमम पूछे तो आपको बताने हैं 8। और जब वो ये पूछे कि साहब पैनल चर्चा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन सा होता है, तो आपको बता देना है कि इन सब मेंबरों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपके पैनल चर्चा है, इस पैनल चर्चा के अंतर्गत कितने प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें एक नंबर पे आता है अनुदेशक, एक आपके आता है अध्यक्ष, एक आपके आते हैं विषय विशेषज्ञ, और एक आपके आते हैं श्रोता। ये 4 टाइप के मेंबर आते हैं। अनुदेशक जो होता है ये संख्या में केवल एक ही होता है और इसका कार्य है व्यवस्था करना।
यानी पैनल चर्चा किस प्रकार होनी चाहिए, कैसी होगी, क्या होगी, ये सारी व्यवस्था कौन करता है? अनुदेशक करता है। इसके अलावा अध्यक्ष जो होता है, ये भी संख्या में केवल कितना होता है? एक होता है, और इसका काम होता है निर्णय लेना, यानी कि डिसीजन देना। इसके अलावा जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, ये संख्या में 2 या 2 से अधिक होते हैं, और ये जो 2 या 2 से अधिक विशेषज्ञ हैं, इनका कार्य है आपस में क्या करना? वार्तालाप करना। जबकि श्रोता अनिश्चित होते हैं, और इनका कार्य है सुनना व संशय प्रश्न पूछना। क्लियर है? ये ध्यान रखना। तो पैनल चर्चा में 4 प्रकार के मेंबर होते हैं: अनुदेशक, अध्यक्ष, विषय विशेषज्ञ और श्रोता। और इन सबके अलग अलग काम है, अलग अलग संख्या है, अलग अलग प्रकार का वर्कलोड है। तो ये आपसे पूछा जाए कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, तो अध्यक्ष होता है साहब। और क्या काम करता है? तो वो निर्णय लेता है। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब ये जो पैनल चर्चा है, इस पैनल चर्चा में कुछ पद, चरण, सोपान या स्टेप्स आते हैं। इस पैनल चर्चा के अंदर पद, चरण, सोपान या स्टेप्स आते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो पहले ध्यान रखना, इसके अंतर्गत टोटल कितने पद आते हैं? 6 पद आते हैं। पैनल चर्चा में कुल कितने पद आते हैं? 6 पद आते हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 पर पैनल का परिचय। इसके बाद नंबर 2 पर समस्या या मुद्दा लेना। उसके बाद तीसरे नंबर पर समस्या, मुद्दे लेना, और तीसरे नंबर पर समस्या पर वार्तालाप करना। समस्या के ऊपर वार्तालाप करना। उसके बाद नंबर 4 पर अध्यक्ष द्वारा संक्षिप्तीकरण करना। उसके बाद नंबर 5 संशय प्रश्न पूछना। और लास्ट नंबर 6 समाधान करना। तो जो पैनल चर्चा होती है उसमें कुल 6 पद, चरण या सोपान आते हैं, जिनमें सबसे पहला पद तो आता है पैनल का परिचय, कि जो जिस व्यक्ति को पैनल में बिठाया गया है उसका परिचय देना पड़ता है कि वो कौन है, क्या है, किस विषय से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम समस्या या मुद्दा लेते हैं कि किस समस्या पर आज की चर्चा होने वाली है। उसके बाद समस्या पर आपस में विषय विशेषज्ञ क्या करते हैं? वार्तालाप। फिर अध्यक्ष जो होता है उस समस्या क्या करता है? संक्षिप्तीकरण। फिर बच्चे क्या करते हैं? संशय प्रश्न पूछते हैं। और विषय विशेषज्ञ उसका क्या करते हैं? समाधान। तब जाकर के पैनल चर्चा कंप्लीट होती है। फटाफट से क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अगला पॉइंट, पैनल चर्चा हेतु
न्यूनतम 30 मिनट तथा अधिकतम 60 मिनट का समय आरक्षित रखा जाता है। मतलब जब भी अपन पैनल चर्चा करते हैं तो उसके लिए मिनिमम 30 मिनट का और मैक्सिमम 60 मिनट का समय इसके लिए हम रिजर्व रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके माध्यम से शिक्षण में मनोरंजकता आती है। मतलब पढ़ने में बच्चों को मजा आता है, एक नया इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड उनको देखने को मिलता है। इसके अलावा विद्यार्थियों को विभिन्न विषय विशेषज्ञों का लाभ प्राप्त होता है। मतलब एक आदमी मिलकर समस्या का समाधान करे और एक उसी समस्या का समाधान कई लोग मिलकर करें तो वहां समस्या का समाधान ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। इसके अलावा पैनल चर्चा एक मिश्रित शिक्षण विधि का उदाहरण है। पैनल चर्चा एक मिश्रित शिक्षण विधि का उदाहरण है। मतलब इसमें जो टीचिंग मेथड होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? मिक्स्ड रूप में पाए जाते हैं। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त होता है। यानी कि समस्या जो है वो स्थायी तरीके से सॉल्व हो पाती है इसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन इस मेथड के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि नंबर 1, अनुशासनहीनता की संभावना रहती है। मतलब सिस्टमैटिक तरीके से पैनल चर्चा कंप्लीट नहीं हो पाती, कभी कभी आपस में ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं पैनल चर्चा के दौरान। इसके अलावा मंदबुद्धि बालकों तथा छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है। मंदबुद्धि बच्चे, छोटी कक्षा, उनके लिए विधि मेथड इस्तेमाल नहीं किया सकता, ये उनके लिए उपयोगी नहीं है। इसके अलावा विषय
विशेषज्ञों के मध्य विषय विशेषज्ञों के मध्य आपसी तनाव की संभावना रहती है। मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके बीच में आपस में क्या हो जाता है, कई बार तनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं पैनल चर्चा डिस्टर्ब होती है। तो ये थी विद्यार्थियों पैनल चर्चा। इस पैनल चर्चा के अंदर से आपके जो सवाल बनने की संभावना है वो बन सकते हैं आपके सदस्यों के प्रकारों में से और सदस्यों के प्रकारों के कार्यों में से। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो 2 शैक्षिक नवाचार हमने कंप्लीट कर लिए हैं, माइक्रो टीचिंग कंप्लीट कर लिया, पैनल डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे तीसरे शैक्षिक नवाचार की कुछ ही देर में। तो फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले कंसेप्ट पर। चलिए जी, अब अगला जो शैक्षिक नवाचार हम ले रहे हैं इसका नाम है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। अब ये मस्तिष्क उद्वेलन क्या होता है तो पहले तो समझे। इस विधि में हम क्या करते हैं कि बच्चे के सामने कठिन समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं और बच्चा उन कठिन समस्याओं को सॉल्व करते हुए अपने मस्तिष्क का संपूर्ण विकास करने का प्रयास करता है। तो देखिएगा, मस्तिष्क उद्वेलन विधि का सबसे पहले हम देख लीजिए कुछ उपनाम हैं। और उपनाम कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ये तो इसका एक यूनिवर्सल उपनाम है। और अगर आपको ये उपनाम याद रह गया तो उसके अलावा कोई और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मस्तिष्क विप्लव, इसके अलावा मस्तिष्क उत्प्लावन, इसके अलावा विचार मंथन, इसके अलावा मस्तिष्क झंझावत, इसके अलावा मस्तिष्क तूफान। इस विधि के कई नाम हैं जिसके अंतर्गत आपके देखे जाते हैं। और एक नाम मत ध्यान रखना, बुद्धिशीलता। तो जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है उसके कई उपनाम हैं, लेकिन इनमें से आपको अगर ये अंग्रेजी वाला नाम याद हो जाता है तो फिर कहीं कोई तकलीफ में आप लोग नहीं आएंगे। तो क्या नाम हो गया भैया? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, एक तो यही नाम हो गया। एक मस्तिष्क विप्लव, मस्तिष्क उत्प्लावन, विचार मंथन, मस्तिष्क झंझावत, मस्तिष्क तूफान, बुद्धिशीलता, ये सारे किसके नाम हैं? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के नाम है। क्लियर कट? फटाफट से वो देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब ये जो विधि है इसके जनक एएफ ऑसबॉर्न माने जाते हैं। एएफ ऑसबॉर्न, जिनका पूरा नाम है एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न। क्लियर है? इसके जनक माने जाते हैं एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न, एएफ ऑसबॉर्न। और ये एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न ने अपने आप में एक
क्रिएटिव एड डायरेक्टर थे, यानी कि ये एक अमेरिकी विज्ञापन कंपनी में सृजनात्मक या रचनात्मक विज्ञापन बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ध्यान रखिएगा, यह या ऑसबॉर्न एक अमेरिकी विज्ञापन कंपनी में कार्य करते थे तथा रचनात्मक विज्ञापन निर्माण हेतु प्रसिद्ध थे। ठीक है ना। तो ये क्या करते थे, अमेरिकी विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और रचनात्मक विज्ञापन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे विद्यार्थी मित्रों। तो इनको इस विधि का क्या माना जाता है, जनक। लेकिन इस विधि को विकसित करने का कार्य शॉन विल्सन ने किया था। तो इस विधि का जनक तो एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न है, लेकिन इसे डेवलप करने का काम किया था शॉन विल्सन ने, तथा इन्होंने इस विधि की आठ पदों का वर्गीकरण भी किया। 8 पदों का वर्गीकरण भी किया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं इसके जनक एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न हैं और ये एक अमेरिकी विज्ञापन कंपनी के अंदर रचनात्मक विज्ञापन निर्माण करते थे और इस विधि को विकसित करने का कार्य शॉन विल्सन ने किया था, जो उन्होंने इस विधि को 8 पदों में वर्गीकृत भी किया था। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अगला फैक्ट देखो। मस्तिष्क विप्लव शब्द का प्रयोग, मस्तिष्क विप्लव यानी कि हम ब्रेन स्टोरिंग मेथड की बात कर रहे हैं, तो मस्तिष्क विप्लव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1939 में ऑसबॉर्न के द्वारा किया गया था। मस्तिष्क विप्लव शब्द का प्रयोग जो था वो सबसे पहले सन 1939 में एएफ ऑसबॉर्न यानी कि एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न के द्वारा किया गया था, लेकिन मस्तिष्क विप्लव विधि की व्याख्या, मस्तिष्क विप्लव विधि की व्याख्या सन 1953 में ऑसबॉर्न ने अपनी पुस्तक
अप्लाइड इमेजिनेशन में की थी। तो ये दो फैक्ट ध्यान रखिएगा। पहला फैक्ट तो ये है कि सबसे पहले मस्तिष्क विप्लव शब्द का प्रयोग सन 1939 में एलेक्स फ्रैंकली ऑसबोर्न ने ही किया था, लेकिन विधि के रूप में इसकी व्याख्या एलेक्स फ्रैंकली ऑसबोर्न ने 1953 में की थी, और जिस पुस्तक में की थी उस पुस्तक का नाम था अप्लाइड इमेजिनेशन। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब ये जो मस्तिष्क विप्लव विधि है, इस मस्तिष्क विप्लव विधि की कुल 3 अवस्थाएं मानी जाती है। कुल कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? 3 अवस्थाएं मानी जाती है। नंबर 1, मस्तिष्क उद्वेलन अवस्था। नंबर 2, हरी बत्ती अवस्था। और नंबर 3, लाल बत्ती अवस्था। समझ रहे हैं? तो मस्तिष्क विप्लव जो है ये 3 अवस्थाओं में तोड़ा जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन अवस्था, हरी बत्ती अवस्था और लाल बत्ती अवस्था। मस्तिष्क उद्वेलन की इस 3 अवस्थाओं में हम करते क्या है? सबसे पहले तो बच्चे के सामने कठिन समस्या रख देते हैं, फिर कठिन समस्या से उसका मस्तिष्क उद्वेलित होता है, फिर साहब उसका क्या समाधान हो सकता है समस्या का, उसके हम विचार प्राप्त करते हैं। शिक्षक बोलता है कि मुझे विचार दीजिए अपने अपने, तो वहाँ वो ग्रीन सिग्नल देता है, यानी कि हरी बत्ती अवस्था। और जब श्रेष्ठ उत्तर प्राप्त हो जाता है तो उसको बोर्ड पर लिख करके वहाँ सबको स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि फिर कौन सी अवस्था जाती है? लाल बत्ती अवस्था आ जाती है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, मस्तिष्क उद्वेलन, हरी बत्ती और लाल बत्ती। क्लियर करो, फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं। चलिए जी, अब ये जो साहब अपने पैनल चर्चा मस्तिष्क विप्लव है, इस मस्तिष्क विप्लव विधि के शॉन विल्सन के द्वारा कुल कितने पद बताए गए थे? 8 पद बताए गए थे। मैंने बताया था ना कि मस्तिष्क विप्लव विधि को विकसित करने का कार्य विल्सन के द्वारा किया गया था, और इन्होंने इसके 8 पद बताए थे। अब वो 8 पद कौन कौन से हैं, तो वो मुद्दे की बात है। जैसे कि नम से सबसे पहले जो पहला पद आता है वह है समस्या का परिचय। नंबर 1 पर तो आता है समस्या का परिचय। उसके बाद आता है नंबर 2 पर समस्या का विखंडन। यानी एक तो आ गया समस्या का परिचय, दूसरा आ गया समस्या का विखंडन, तीसरा आता है समस्या का परिभाषीकरण। समस्या का परिभाषीकरण। 3 टॉपिक तो ये हो गए, 3 पदों में तो ये हो गए, परिभाषीकरण हो गया। इसके बाद में समस्या की व्याख्या। इसके बाद में क्या की जाती है? समस्या की व्याख्या, मतलब जो समस्या आपने ली है उसको पूर्ण विश्लेषित करने का काम यहां पर होता है। इसके बाद में नंबर 5 पर स्व केंद्रित विचार, मतलब नए नए विचारों को जागमन होता है, उन्हें लिखा जाता है। इसके बाद में नंबर 6 पर
मस्तिष्क विप्लव। नंबर 7 पर उत्तम विचार का चयन, यानी कि जो सबसे बेस्ट होगा उसका चयन किया जाएगा और लास्ट में फिर हो जाएगा मूल्यांकन। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आपके सामने पूछा जाए कि मस्तिष्क विप्लव विधि के विल्सन के द्वारा कितने पद बताए गए थे, तो क्या बताएंगे आप? 8 पद। 8 पद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले समस्या का परिचय देना पड़ता है, उसके बाद उस समस्या का विखंडन करना पड़ता है, फिर उस समस्या का परिभाषीकरण करना पड़ता है, फिर उस समस्या की व्याख्या की जाती है, उसके बाद आते हैं स्व केंद्रित विचार, उसके बाद है मस्तिष्क विप्लव, उसके बाद में उत्तम विचार का चयन और उसके बाद में मूल्यांकन। ये 8 पद आते हैं। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। चलिए जी, मस्तिष्क विप्लव विधि के अंतर्गत, मस्तिष्क विप्लव विधि के अंतर्गत बालकों के 10-10 के समूह वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है ना? तो मस्तिष्क विप्लव विधि में जो बालक होते हैं उनके 10-10 के ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं, फिर उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं कि साहब पूरी क्लास को एक बार में लपेट ले गए, ऐसा नहीं। 10-10 का ग्रुप बनाते हैं, 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1, इस तरीके से। इसके अलावा यह विधि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत पर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि यह विधि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत पर आधारित है। क्यों है तो अभी पता चल जाएगा। फटाफट से क्लियर करो, फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं। चलिए जी, इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षा शिक्षण के अंतर्गत उच्च कक्षा शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। मतलब इसका इस्तेमाल हम करते हैं बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने में। जो हाईली रिकमेंडेबल होती हैं, बड़ी क्लासेस होती हैं, वही डिफिकल्ट समस्याओं को सोल्यूशन कर सकती हैं, उसके प्रति जागरूक रह सकती हैं, तत्पर रह सकती हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है विचार पुस्तक विधि पर आधारित है। मतलब ये जो है, ये विचार पुस्तक विधि पर आधारित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब ये मैंने कहा कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत पर आधारित विधि है। अब ऐसा क्यों है? ये बहुकारक सिद्धांत पर कैसे आधारित है, इस बात को समझे। वैसे कि थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत की तुलना
रेत या बालू के टीले के साथ करते हुए, बालू या रेत के टीले के साथ करते हुए एक कथन दिया था। वो कथन कैसे इस विधि से जुड़ाव रखता है, उसके लिए हमें अगले पेज पे चलना पड़ेगा। तो पहले फटाफट से इसे क्लियर कर लो कि ये विधि जो है ये बड़ी कक्षाओं में ज़्यादा यूज ली जाती है। दूसरा, ये विचार पुस्तक विधि पर आधारित है। और तीसरा, इसमें थॉर्नडाइक ने जो बहुकारक सिद्धांत दिया था, जिसके साथ इस सिद्धांत की तुलना की इस विधि की, उसमें अपने सिद्धांत के अंदर उसने रेत या बालू के टीले की चर्चा करते हुए एक कथन दिया था। और वो कथन क्या था, आइए देखते हैं। वो कथन क्या था, आइए देखते हैं। कथन ये था साहब, थॉर्नडाइक के अनुसार कठिनाई का स्तर जितना अधिक होगा, कठिनाई का स्तर जितना अधिक होगा, एक बालक की बुद्धि का विकास भी, एक बालक की बुद्धि का विकास भी उतना ही अधिक होगा। उतना ही अधिक होगा। सही कह रहा है कि कठिनाई का स्तर जितना ज्यादा होता है, कठिनाई का स्तर जितना ज्यादा होता है, एक बालक की बुद्धि का विकास भी उतना ही अधिक होता है। ये कथन ये कहना चाहते थे। इसके अलावा अतः इस विधि में बालकों के समक्ष कठिन समस्याओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कठिन समस्याओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसको हल करते हुए बालक अपने मस्तिष्क क्षमताओं का विकास करता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना। तो इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत के साथ में इसकी तुलना करते हुए दो बातें कही थी। पहली बात तो ये कही थी कि कठिनाई का स्तर जितना अधिक होगा, तो बालक की बुद्धि का विकास भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा ये कहा था कि साहब, इसलिए जब अपन मान लो कि आईएएस की तैयारी करते हैं, तो पटवारी का पेपर तो अपने आप ही निकाल लेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक स्टेज हमेशा ऊपर की तैयारी करनी चाहिए हमको। तो ये यही कहना चाहते हैं कि बालकों के समक्ष इसमें क्या करते हैं, हम कठिन समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं और उनको हल करते हुए बालक अपनी मस्तिष्क की क्षमताओं को क्या करता है, विकास करता है। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब इसके बाद में ध्यान रखना कि यह विधि केवल प्रतिभाशाली व सृजनात्मक बालकों हेतु
सृजनात्मक बालकों हेतु उपयोगी है। क्यों उपयोगी है वो समझो। सृजनात्मक बालकों उपयोगी है क्योंकि यह विधि बालकों में अपसारी चिंतन का विकास करती है। अब आप इसका ये दोष मान लो चाहे इसकी क्वालिटी मान लो, ये जो विधि है, ये विधि जो है ये केवल प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों के लिए ही बनी है। क्यों बनी है इसका एक कारण है, और वो ये है कि ये विधि जो है वो एक विशेष प्रकार के चिंतन का विकास करती है, और वो चिंतन है अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन जो होता है ये वो चिंतन होता है जो सर्वश्रेष्ठ है और कुछ नया कर गुजरने की क्षमता से युक्त होता है। इसलिए जो अपसारी चिंतन का ये विकास करती है, इससे बालकों में सृजनात्मकता उत्पन्न होती है। यानी कि दूसरा गुण मैं कह सकता हूं कि इस विधि के द्वारा बालकों में सृजनात्मकता के गुण का विकास होता है। क्लियर है? तो क्रिएटिविटी डेवलप होती है बच्चों के अंदर। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब साहब इस विधि में यहां पर आकर के आते हैं कुछ दोष। अब दोष क्या क्या है? तो पहला दोष तो यही हो जाएगा कि यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु उपयुक्त नहीं है। ये विधि जो है ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? क्योंकि कठिन समस्याएं छोटे बच्चे हल नहीं कर पाते, उनमें काल्पनिक चिंतन का अभाव होता है। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर का दोष यह है सामान्य बुद्धि तथा मंद बुद्धि छात्रों हेतु उपयोगी नहीं है, क्योंकि ऐसे छात्र कठिन समस्याओं को देखकर पलायन कर जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये समस्याएं वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि आपने एक सिद्धांत का नाम सुना होगा, विलियम मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। उस सिद्धांत के अंदर विलियम मैकडूगल ने कहा था कि प्रत्येक प्राणी में 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण संवेग माना था भय को। क्योंकि जैसे बच्चे को लगता है डर, तो वो वहां से क्या कर जाता है? पलायन। तो जब हम मंद बुद्धि और सामान्य बुद्धि बच्चों के सामने कठिन समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं, तो उनको देख करके उसके मन में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है, और उसकी वजह से वो उन समस्याओं से क्या कर लेता है? पलायन कर लेता है। तो विद्यार्थियों, इतना अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कंसेप्ट को याद करके जाते हैं, तो इस विधि से आने वाला एक भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता।
तो फटाफट से क्लियर करो, फिर अपन बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। चलिए जी, अब हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, जिसको शैक्षिक भ्रमण, इसके अलावा क्षेत्रीय भ्रमण या पर्यटन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आप शैक्षिक भ्रमण कह लो, चाहे इसको क्षेत्रीय भ्रमण कह लो, चाहे इसको पर्यटन विधि कह लो, इन सभी नामों से इस मेथड को जाना जाता है। अब ये मेथड क्या है, तो इस कंसेप्ट को पहले आप समझेंगे। देखो, शैक्षिक भ्रमण पूछे तब तो इसका जनक कोई नहीं है, लेकिन जब क्षेत्रीय भ्रमण पूछेगा तो इसमें आपको जिस व्यक्ति का नाम याद रखना है वो कौन है भैया, पेस्टोलॉजी। और जब पर्यटन विधि का नाम आए तो इसमें आपको याद रखना है प्रोफेसर रेने। क्लियर है? तो ये कुछ एक पहला बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि शैक्षिक भ्रमण का तो कोई जनक नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय भ्रमण का जनक पेस्टोलॉजी को माना जाता है और पर्यटन विधि का जनक प्रोफेसर रेने को माना जाता है। अब मुद्दा ये उठता है कि आखिर शैक्षिक भ्रमण होता क्या है, तो इसको समझिएगा। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आयोजित किए जाने वाले भ्रमण शैक्षिक भ्रमण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शैक्षिक भ्रमण कहलाते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो आयोजित किए जाने वाले भ्रमण होते हैं उन्हें ही हम शैक्षिक भ्रमण कहते हैं। और यहां एक परिभाषा बहुत ही गजब की है, जो है साहब स्ट्रैंक के अनुसार। स्ट्रैंक कहते हैं कि साहब शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जब विद्यार्थी को विद्यालय की चार दीवारी से बाहर ले जाया जाता है तो इसे शैक्षिक भ्रमण की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब विद्यार्थी को विद्यालय की चार दीवारी से बाहर ले जाया जाता है तो इसे शैक्षिक भ्रमण की संज्ञा दे दी जाती है। अब इसमें हमें याद करना क्या है, वो दिमाग लगा के रखना। जहां पर भी आपको ये चार दीवारी शब्द दिख जाए वहां परिभाषा किसकी हो जाएगी? स्ट्रैंक की। तो ये शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित कंसेप्ट है। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। तो विद्यार्थी मित्रों, ये अपना शैक्षिक भ्रमण अपने स्टार्ट किया है
अब इस शैक्षिक भ्रमण में क्या कंसेप्ट आता है, इसमें क्या होता है, कहाँ ले जाया जाता है, क्या करवाया जाता है, किस प्रकार की बातें होंगी, ये सब हम जानेंगे लेकिन अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।